माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखते हैं प्लेसेंटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। स्ट्रक्चर्स मतलब संरचना और इसके कार्य। प्लेसेंटा है क्या वास्तव में और किस प्रकार के जीवधारियों में पाई जाती है। प्लेसेंटा का महत्व क्या है, इसके कार्य क्या हैं, कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जिनमें प्लेसेंटा का विकास हुआ होता है और कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जिनमें प्लेसेंटा का विकास नहीं होता है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं। प्लेसेंटा को हिंदी में हम अपरा कहते हैं, अपरा भी कहते हैं। ये है क्या और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आगे चर्चा करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जिनमें प्लेसेंटा का विकास होता है और कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जिनमें प्लेसेंटा का विकास नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, जितने भी जरायुज जितने भी जरायुज प्राणी हैं उनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। जरायुज का मतलब ये होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। और कुछ प्राणी होते हैं जिनमें प्लेसेंटा नहीं होता, वो अंडे देते हैं और ऐसे प्राणियों को हम अंडज कहते हैं। तो हम अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं, ऐसे जंतु हैं जिनमें प्लेसेंटा होता है, तो हम देखें अगर बात करें स्तनधारी प्राणियों की। स्तनधारी प्राणियों की बात करें तो स्तनधारियों के 3 वर्ग हैं। जो स्तनी जंतु होते हैं इनके 3 अधिवर्ग हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोटोथीरिया, नेक्स्ट है मेटाथीरिया और लास्ट है यूथीरिया। स्तनधारियों के 3 वर्ग हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ये जो है सबसे प्राचीनतम वर्ग के प्रोटोथीरियन है। प्रोटोथीरिया वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें प्लेसेंटा नहीं होता है, ये जो है अंडज होते हैं। चूँकि इनको रखा केवल स्तनी वर्ग में गया है, फिर भी ये अंडज ही होते हैं क्योंकि इनमें प्लेसेंटा और गर्भाशय का विकास, यूट्रस का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा मेटाथीरिया। मेटाथीरिया वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें प्लेसेंटा तो होता है, गर्भाशय भी होता है, लेकिन प्लेसेंटा का कम्प्लीटली विकास, पूरी तरीके से पूर्णतः विकास नहीं होता है। इसलिए इस वर्ग के जो भी जंतु होते हैं वो अविकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूथीरिया। यूथीरिया वर्ग जो है हमारा, ये सबसे विकसित वर्ग है स्तनी जंतुओं का। इसके अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं उनमें पूरी तरीके से विकसित प्लेसेंटा और यूट्रस दोनों, गर्भाशय और प्लेसेंटा दोनों ही विकसित होते हैं। इसलिए इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो जरायुजी कहे जाते हैं या बच्चे देने वाले जंतु कहे जाते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रोटोथीरियन होते हैं इनमें प्लेसेंटा होता ही नहीं है, गर्भाशय होता ही नहीं है। मेटाथीरियन जो होते हैं इनमें होता तो है। प्रोटोथीरियन के बाद जो विकसित वर्ग है इनसे थोड़ा ज़्यादा विकसित होते हैं, इनमें यूट्रस और प्लेसेंटा होता है, लेकिन ये पूर्ण विकसित नहीं होते। इसलिए ये जो है, जो भी इनके, ये देते तो बच्चे हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, बच्चे शिशुओं को जन्म देते हैं, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से विकसित शिशुओं को जन्म नहीं देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, कंगारू। मेटाथीरियन है कंगारू। कंगारू ऐसा जंतु है जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म नहीं देता है। उसके जो है एक उदर गुहा में पेट के समीप जो है एक शिशुधानी पाई जाती है जिसे मार्सुपियम कहते हैं। शिशुधानी में जो है बच्चे का पूर्ण विकास होता है। और जो हमारा अगला अधिवर्ग है यूथीरिया में मनुष्य आता है। और यूथीरियन जो होते हैं उनमें पूरी तरीके से विकसित गर्भाशय और प्लेसेंटा पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, जो हमारी इसकी संरचना होती है प्लेसेंटा की।
तो प्लेसेंटा होता है आमतौर पे दो प्रकार का प्लेसेंटा होता है। एक फीटल होता है, जिसे हम दो प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं, फीटल प्लेसेंटा और दूसरा है हमारा मातृक प्लेसेंटा। दोनों का विकास कैसे होता है? अब देखिए यहाँ पर फीटल लिखा है, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में लिखा है लेकिन है इंग्लिश वर्ड। फीटल प्लेसेंटा, फीटल मीन्स होता है फीटस मीन्स भ्रूण होता है, फीटस से ही फीटल बना है। ये भ्रूण के कोरियोनिक विलाई या रसांकुर से बना होता है। दूसरा मात्रक प्लेसेंटा होता है, ये जो है गर्भाशय की विलाई से मिलकर के बनता है, गर्भाशय की विलाई या रसांकुर से मिलकर बना होता है। तो हमारे सामने एक फिगर बना है, स्ट्रक्चर बना है इसका प्लेसेंटा का। इसमें हम देख रहे हैं जो अपर पार्ट है प्लेसेंटल विलाई होती हैं, और इन प्लेसेंटल विलाई ये जो उंगली के समान संरचना होती है, इनको हिंदी में हम रसांकुर कहते हैं और इंग्लिश में विलाई कहते हैं। इन विलाई से ही जो है अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स विसल्स, इसकी जो विसल्स मीन्स जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, तो ये जो आंवल होता है इसकी जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं ये हमारी विलाई से जुड़ी होती हैं, और इन्हीं विलाई के माध्यम से जो हमारा फीटस होता है, जो हमारा भ्रूण होता है, यहाँ पर लिखा है डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब विकसित हो रहा भ्रूण। ये जो हमारा विकसित हो रहा भ्रूण होता है ये गर्भाशय की भित्ति से ही जो विलाइस होती हैं, ये जो रसांकुर होते हैं, इन रसांकुर के द्वारा ही ये जो हमारी विसल्स हैं, वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियों के थ्रू भ्रूण को पोषण मिलता रहता है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका प्लेसेंटा का। और ये जो रिक्त स्थान होता है इसको हम कैविटी ऑफ यूट्रस कहते हैं, और जो सबसे लोअर पार्ट से सबसे नीचे का भाग होता है म्यूकस इन सर्विक्स, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ये सबसे निचला भाग होता है, इसको हम ग्रीवा भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया उसका अपरा का स्ट्रक्चर, संरचना। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा अपरा है, अपरा के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अपरा के कार्य, अपरा के क्या कार्य हैं, फर्स्ट हम देखते हैं। तो जो हमारा भ्रूण होता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है, ये पोषण, अगर पोषण प्रदान करने की हम बात करें तो अपरा के द्वारा ही भ्रूण को पोषण मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोषण। दूसरा, ये जो है कुछ चयनात्मक चीज़ें होती हैं जो भ्रूण के लिए उपयोगी होती हैं, जो भ्रूण के लिए उपयोगी होती हैं, उन्हीं चीज़ों को जो है भ्रूण तक पहुंचाता है, और अनुपयोगी चीज़ों को, अनुपयोगी वस्तुओं को भ्रूण से पृथक रखता है, दूर रखता है। उपयोगी तरल को भ्रूण तक पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट यह हो गया। तीसरा है प्रतिरक्षा तंत्र। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारी बॉडी में, तो कैसे बनता है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू बनता है। तो जो हमारी प्रतिरक्षी होती हैं, प्रतिरक्षी जो प्रोटीन्स होती हैं, ये जो हमारी गर्भाशय की दीवार से ये जो विलाइज होती हैं, विलाई के माध्यम से कुछ एंटीबॉडीज जो होती हैं माता से जो भ्रूण होता है हमारा प्राप्त करता है। तो इस प्लेसेंटा का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है प्लेसेंटा का प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में। माता के द्वारा जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो प्रतिरक्षी होती हैं, वो भ्रूण तक पहुंचाई जाती हैं।
अगला उत्सर्जन। हम जानते हैं कि जब भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होती हैं, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, तो जब उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो वेस्ट मटेरियल ज़रूर बनते हैं। तो भ्रूण में चूँकि ये जीवित होता है, फीटस का विकास हो रहा होता है, तो इसके थ्रू जो भी इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही होती हैं, उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसके उत्सर्जन में भी हमारा अपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अपरा के जो मुख्य कार्य हैं वो भ्रूण को पोषण प्रदान करना, उपयोगी तरल को भ्रूण तक पहुंचाना और अनुपयोगी तरल को भ्रूण से पृथक रखना, टॉक्सिसिटी विषाक्तता को भ्रूण से पृथक रखना, या जो भी विषाक्त पदार्थ बनते हैं उनको उत्सर्जन की क्रिया के थ्रू बाहर निकाल देना, और प्रतिरक्षा तंत्र में माता से जो प्रतिरक्षी होती हैं वो भ्रूण तक पहुंचाना, और उत्सर्जन की क्रिया के थ्रू अपरा ही जो है जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं भ्रूण में उनको शरीर के बाहर निकालने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से जो है जो हमारा अपरा है ये भ्रूण के विकास में जो है अभी तक अपरा के बारे में पढ़ा, और अपरा से कुछ हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं जो गर्भधारण में भी सहायक होते हैं और गर्भ को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। अपरा से स्रावित हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन, और HCG। HCG का पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये HCG का पूरा नाम। इस प्रकार जो है अपरा का भ्रूण के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है।